हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मुस्कान पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, लर्न विथ मुस्कान मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो की पीडीएफ्स वहीं देती हूँ एंड डेली क्विज़ेस भी देती हूँ, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसे कि आप जानते हैं, इसके पहले भी मैं एक वीडियो लेकर आ चुकी हूँ जिसमें कंटेंट थ्योरी पे बात किए थे हम, और मैं बोली थी उस वीडियो में कि आगे प्रोसेस थ्योरी लेकर आऊँगी। तो आज मैं प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पे बात करने जा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। उस दिन उस क्लास में हम क्या बताए थे? मोटिवेशन क्या है, कहाँ से आया, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, एक्सटिंक्शन। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए। कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसमें कौन कौन सा था? मैस्लोज नीड हायरार्की, लेफर ईआरजी थ्योरी, एग्जिस्टेंट रिलेटेडनेस, ग्रोथ, मैकलैंड का 3, पावर, अचीवमेंट, एफिलिएशन, हर्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, हाइजीन, मोटिवेशनल फैक्टर। फिर प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन था जो आज हम स्टार्ट करेंगे। स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी, एडम्स इक्विटी, लोकेस गोल सेटिंग थ्योरी, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर सोशल, फिर सेल्फ स्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। हर्सबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी, ये हाइजीन फैक्टर, मोटिवेशनल फैक्टर। जॉब सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन। हाइजीन फैक्टर क्या करता है? जॉब डिससेटिस्फैक्शन को रिड्यूस करता है, जबकि मोटिवेशनल फैक्टर जॉब सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करता है। मैकलैंड का थ्योरी, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर फार, एक्सटेंशन ऑफ मैस्लोज के थ्योरी के एक्सटेंशन किसको बोलते हैं? डेफर के ईआरजी थ्योरी को बोलते हैं। तो यहाँ तक हम खत्म कर चुके थे। आज यहाँ पे बात करेंगे प्रोसेस मॉडल पे, प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। प्रोसेस थ्योरी क्या बताए थे हम? देखिए, कंटेंट थ्योरी किसकी बात करता है? कंटेंट थ्योरी व्हाट की बात करता है। व्हाट सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करेगा, कौन सी नीड एम्प्लॉयज़ की, पर्सन की कौन सी नीड सेटिस्फाई करें तो वो मोटिवेटेड होगा, उसको क्या मोटिवेट करेगा, एम्प्लॉय को, वर्कर को, किसी पर्सन को क्या मोटिवेट करेगा। जबकि प्रोसेस क्या बोलता है? प्रोसेस हाउ की बात करता है, हाउ मोटिवेट्स, कैसे मोटिवेट करेगा, किसी पर्सन को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, वो बात करता है प्रोसेस मॉडल। इसमें 4 थ्योरी दी इन्होंने। स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी आता है, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, फिर उसके बाद एडम्स इक्विटी थ्योरी आया, फिर लोकेस गोल सेटिंग थ्योरी आया। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी? तो पहले आइए थ्योरी पढ़ लें। देखिए, व्रूम थ्योरी क्या बोलता है? व्रूम थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी इसकी बात करता है, एक्सपेक्टेशंस की बात करता है, एक्सपेक्टेशन की बात करता है, ये बिलीव्स की बात करता है। देखिए, द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एक्सप्लेन्स द बिहेवियरल प्रोसेस। किसकी बात कर रहा है? बिहेवियरल प्रोसेस की बात करेगा, ऑफ व्हाई इंडिविजुअल्स चूज वन बिहेवियर ऑप्शन ओवर द अदर। बिहेवियर प्रोसेस की बात करता है। ये बोलता है कि ये थ्योरी बताएगा कि क्यों, वाई इंडिविजुअल ने ये बिहेवियर चूज किया रेदर देन ये बिहेवियर। This theory explains that individual can be motivated towards goal if they believe that there is positive correlation between the efforts and performance। ये थ्योरी बोलता है कि कोई पर्सन है तो वो मोटिवेट तभी होगा जब उसे ये भरोसा होगा कि उसके एफर्ट्स और परफॉर्मेंस में पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब उसे ये बिलीव है कि अगर मैं ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा तो मेरा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा, अगर मैं कम एफर्ट लगाऊंगा तो मेरा परफॉर्मेंस उतना ही खराब होगा। अगर उसे ऐसा बिलीव है, ऐसा भरोसा है कि यहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन है मेरे एफर्ट और परफॉर्मेंस में, तो वो मोटिवेटेड फील करेगा, तो वो अपने गोल के लिए मोटिवेटेड होगा।
द आउटकम ऑफ द फेवरेबल परफॉर्मेंस विल रिजल्ट द डिज़ायर रिवॉर्ड, और उसे ऐसा भरोसा हो कि अगर मेरा परफॉर्मेंस फेवरेबल होगा तो डिज़ायर रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब कि अगर एम्प्लॉय को, पर्सन को भरोसा है कि अगर मैं ज़्यादा एफर्ट लगाऊं तो मेरा जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगा, मेरा फेवरेबल परफॉर्मेंस आएगा, और मेरा परफॉर्मेंस फेवरेबल होगा तो मुझे रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर उसे ऐसा भरोसा हो तो वो क्या होगा, मोटिवेटेड होगा। इन तीनों को मिला के मोटिवेशन डिराइव्ड होता है, ऐसा व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में बोला जाता है। ठीक है, देखिए, अ रिवॉर्ड फ्रॉम अ परफॉर्मेंस विल सेटिस्फाई एन इम्पॉर्टेंट नीड, और अगर उसका रिवॉर्ड उसके किसी इंपॉर्टेंट नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उसे मोटिवेट भी करेगा। सिंपल सी चीज़ है, याद रखिए, व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी तीन ही चीज़ों की बात करता है। क्या? एक तो एफर्ट, एक परफॉर्मेंस और दूसरा रिवॉर्ड। ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर ज़्यादा एफर्ट लगाया तो परफॉर्मेंस फेवरेबल होगा, और परफॉर्मेंस फेवरेबल होगा तो रिवॉर्ड उसे मिलेगा। और अगर ये तीनों सही चलेंगे तो एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेटेड होगा। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, व्रूम इंट्रोड्यूस 3 वेरिएबल, व्रूम ने 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए विद इन द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, विच आर, जो कौन कौन से हैं, वैलेंस, पहला क्या है, वैलेंस, दूसरा एक्सपेक्टेंसी, फिर इंस्ट्रूमेंटली। द 3 एलिमेंट आर इम्पॉर्टेंट बिहाइंड चूजिंग वन एलिमेंट ओवर द अदर। ये सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है, because they are clearly defined effort, performance, expectancy, performance outcome expectancy। अगर हम एफर्ट अच्छा लगाएंगे तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो हमारा फेवरेबल आउटकम आएगा, और जब हमारा फेवरेबल आउटकम आएगा तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हैज 3 कंपोनेंट, इसमें 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से? एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटली एंड वैलेंस। एक्सपेक्टेंसी किससे रिलेट करता है? एफर्ट से। एक्सपेक्टेंसी किससे रिलेट करता है? एफर्ट से। ये बोलता है कि अगर हम ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो हमारा परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगा। इंस्ट्रूमेंटली किससे रिलेटेड है? परफॉर्मेंस से। ये बोलता है अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आउटकम भी अच्छा आएगा। वैलेंस किससे रिलेटेड है? रिवॉर्ड से। ये बोलता है कि अगर हमारा आउटकम अच्छा है, डिजायरेबल आउटकम हम लेकर आए हैं तो हमें रिवॉर्ड दिया जाएगा। देखिए, एक्सपेक्टेंसी, एफर्ट, परफॉर्मेंस। एक्सपेक्टेंसी इज बिलीफ, एक्सपेक्टेंसी वो बिलीफ है दैट वंस एफर्ट, कि किसी का एफर्ट विल रिजल्ट इन अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड परफॉर्मेंस, किसी का एफर्ट डिजायर्ड परफॉर्मेंस लेकर आएगा, ऐसा बिलीफ होना, उसे ही बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी। यूजुअली बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स पास्ट एक्सपीरियंस, ये इंडिविजुअल के पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है, एंड परसीव्ड डिफिकल्टी ऑफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और गोल्स। देखिए, अगर पिछले साल किसी एम्प्लॉय ने काम किया था, कोई एफर्ट लगाया था, उससे डिज़ायरेबल आउटकम आया था, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था, इम्प्रूव हुआ था, और उसके लिए उसे रिवॉर्ड दिया गया था, तो इस साल वो क्या कोशिश करेगा कि मैं पिछले साल से ज़्यादा एफर्ट लगाऊं ताकि मेरा परफॉर्मेंस पिछले साल से भी अच्छा हो और मेरा रिवॉर्ड उससे भी अच्छा हो, पिछले साल से भी अच्छा हो। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड होता है। साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर पर्सन का एम्प्लॉय पे खुद पे भरोसा है कि मैं ये चीज़ कर लूँगा, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है, उसके अंदर सेल्फ एफिकेसी है, तो उसे खुद पे भरोसा भी होगा कि उसके एफर्ट डिज़ायरेबल परफॉर्मेंस, डिज़ायरेबल आउटकम लेकर आएंगे, ऐसा उसे खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर खुद पे भरोसा ही नहीं है तो वो मोटिवेटेड कहाँ से होगा। सेकेंड देखिए, इंस्ट्रूमेंटली परफॉर्मेंस आउटकम। ये क्या बोलता है? इंस्ट्रूमेंटली इज द बिलीफ, इंस्ट्रूमेंट वो बिलीफ है दैट अ पर्सन विल रिसीव अ रिवॉर्ड, कि पर्सन रिवॉर्ड रिसीव करेगा इफ द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन इज मेट। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन अगर मेट होगा, मतलब अगर उसका परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन की तरह होगा तो उसे एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। दिस रिवॉर्ड में प्रेजेंट इट सेल्फ इन फॉर्म ऑफ, वो रिवॉर्ड हो सकता है पे इंक्रीज हो जाए, प्रमोशन हो जाए, रिकॉग्निशन मिले और सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मतलब इंट्रिंसिक रिवॉर्ड फील हो कि हाँ मैंने ये कंप्लीट कर लिया। इंस्ट्रूमेंटली इज लो व्हेन द रिवॉर्ड इज सेम फॉर द ऑल परफॉर्मेंस। अगर
परफॉर्मेंस कैसा भी हो, परफॉर्मेंस खराब हो अच्छा हो, सभी के लिए सेम रिवॉर्ड दिया जा रहा है, सभी के लिए सेम रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो क्या पर्सन सही से अच्छे मन से परफॉर्म करेगा? नहीं, तो उसका इंस्ट्रूमेंटली लो हो जाएगा, उसका बिलीफ लो हो जाएगा। क्या बिलीफ? कि अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मुझे रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो वो अच्छी तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। अनदर वे दैट इंस्ट्रूमेंटल आउटकम वर्क, एक और वे है इंस्ट्रूमेंटल आउटकम को वर्क कराने का, कमीशन। जैसे ये बोला जाता है सेल्समैन्स को कि आप 20,000 रुपए का सेल कराइए तो आपको 5% कमीशन, आप अगर 30,000 का कराइए तो आपको 15% कमीशन। तो जितना ज़्यादा परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा वैसे ही आपका कमीशन भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जितना अच्छा परफॉर्म हम करेंगे, इस सेल्स पर्सन क्या सोचेगा, जितना अच्छा हम परफॉर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा बिलीफ है अगर उस पर्सन में, तो वो पर्सन मोटिवेटेड फील करेगा। वैलेंस क्या है? वैलेंस इज द वैल्यू एंड इंडिविजुअल प्लेसेस ऑन द रिवॉर्ड। वैलेंस किसकी बात करता है? वैल्यू की बात करता है, जो एक पर्सन उस रिवॉर्ड को देता है। जैसे मुझे इस समय ज़रूरत है कैश की, और इसलिए हम एफर्ट लगा रहे हैं परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए कि हमें फ्यूचर में रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, कि फ्यूचर में हमें रिवॉर्ड मिलेगा। अब अगर वो रिवॉर्ड हमें हॉलीडे पैकेज दे दें, अगर वो रिवॉर्ड में हमें हॉलीडे पैकेज दे दें, तो क्या वो मेरे लिए वैल्यूएबल होगा? नहीं, क्योंकि इस समय हमें किसकी ज़रूरत थी? कैश की ज़रूरत थी, तो ये मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं होगा। तो क्या वो मोटिवेटेड फील करेगा? नेक्स्ट टाइम के लिए वो मोटिवेटेड ही नहीं फील करेगा। या तो उसे उसी टाइम पता हो कि उसे रिवॉर्ड में हॉलीडे पैकेज मिलने वाला है, तो क्या वो उस मेहनत से काम करेगा? नहीं, और न तो वो मोटिवेटेड होगा, वो मोटिवेटेड फील ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो कैश चाहिए थी, उसके लिए इसकी वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जो वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल जो उस रिवॉर्ड को वैल्यू देता है, वो भी मोटिवेशन का एक पार्ट होता है। अगर वो उसको उतनी वैल्यू ही नहीं देता, रिवॉर्ड को उतनी वैल्यू ही नहीं देता, तो वो मोटिवेटेड ही नहीं होगा। ये बेस्ड होते हैं उसके नीड्स पे कि उसकी ज़रूरत क्या है। इसलिए बिजनेसमैन को, मैनेजर्स को ये पता होना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉय की नीड क्या है। उस नीड के हिसाब से अगर वो उसको रिवॉर्ड देगा तो वो मोटिवेटेड होके अपना जी जान लगा के, अपने एफर्ट्स लगा के अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, ताकि उसका आउटकम डिज़ायरेबल है। देखिए, वैलेंस रेफर्स टू द वैल्यू। वैलेंस मतलब क्या है? वैल्यू जो इंडिविजुअल पर्सनली देता है रिवॉर्ड्स को। ये -1 से +1 के बीच में होता है। कैसे? अगर -1 है तो इसका क्या मतलब है? अवॉइडिंग द आउटकम, वो आउटकम को अवॉइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो उससे मिलने वाला रिवॉर्ड है उसके लिए उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, तो वो आउटकम को वैल्यू ही नहीं देगा, वो आउटकम अवॉइड करेगा, काम ही नहीं करेगा उतने मन से, उतने एफर्ट से। 0 इनडिफरेंट होगा, मतलब कि उसके लिए उसकी वैल्यू न के बराबर है भी और नहीं भी है। +1 वेलकम द आउटकम। अगर उसे आउटकम में कैश चाहिए था, रिवॉर्ड में कैश चाहिए था और उसे कैश ही मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? जी जान लगा के अपना एफर्ट डालकर, अपने अच्छे से एफर्ट डालकर अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, ताकि वो उस रिवॉर्ड को पाले। तो वहाँ पे +1 वैल्यू होगा। वैलेंस क्या होगा? +1 होगा, पॉजिटिव होगा, परफेक्ट पॉजिटिव। In order to valence to be positive, the person must prefer attaining the outcome not। अगर देखिए, अगर वैलेंस टू बी पॉजिटिव, अगर वैलेंस पॉजिटिव है, मतलब जो वो आउटकम दिया और उससे जो वो उसे रिवॉर्ड मिला, उन दोनों से वो सेटिस्फाई है, तो पर्सन प्रिफर करेगा किसको? अटेनिंग द आउटकम, आउटकम को अटेन करने पे, ना कि नॉट अटेनिंग द आउटकम। जो आउटकम उसने अटेन नहीं किया उस पर फोकस नहीं करेगा, जो उससे अटेन कर सकता है उस पर फोकस करेगा, ताकि वो आउटकम को अटेन करके उस रिवॉर्ड को पा सके, तो वो आउटकम पे फोकस करेगा। देखिए, मोटिवेशनल फोर्स, विक्टर व्रूम थ्योरी के अनुसार मोटिवेशनल फोर्स कैसे निकलेगा? जब एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटली और वैलेंस दोनों तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो निकल के आता है मोटिवेशनल फोर्स। When deciding among behavioral option, individuals select the option with the greatest amount of motivational force। जब ये greatest होगा तो individual fully motivated माना जाएगा। Expectancy और instrumentally attitudes हैं cognition से related। Cognition means mind related,
ये दोनों क्या है, ये दोनों बिलीव्स पे बेस्ड होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं? बिलीव्स पे, थॉट्स पे बेस्ड होते हैं कि ये हमारा मानना है ना, ये हमारा मानना है कि जो हमारा एफर्ट है वो हमारे परफॉर्मेंस को अच्छा करेगा, ये हमारा मानना है, हम ऐसा सोचते हैं। तो ये क्या हमारे माइंड से रिलेटेड नहीं हुआ? इंस्ट्रूमेंटली परफॉर्मेंस, ये हमारा मानना है कि हमारा परफॉर्मेंस डिज़ायरेबल होगा, हम डिज़ायरेबल परफॉर्मेंस, डिज़ायरेबल आउटकम लेकर आएंगे, हम अच्छा परफॉर्म करके डिज़ायरेबल आउटकम लेकर आएंगे जिससे हमें रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे हम जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ये मानना है कि अगर हम ज़्यादा एफर्ट लगाएं तो मॉक टेस्ट में मेरा परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है, और अगर मॉक टेस्ट में मेरा परफॉर्मेंस बेटर रहा तो हम डिज़ायरेबल आउटकम लेकर आएंगे एग्ज़ाम में, और अगर हमारा एग्ज़ाम में डिज़ायरेबल आउटकम रहा तो हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा, चाहे वो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड हो। ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, अगर हमें खुद पे भरोसा है, अपने एफर्ट्स पे भरोसा है कि हम ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो हमारा मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, और हमारा मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा तो उसके वजह से हमारा आउटकम डिज़ायरेबल आएगा एग्ज़ाम में, और अगर एग्ज़ाम वाला आउटकम हमारा फेवरेबल रहा, डिज़ायरेबल रहा, तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ये होगा कि हम फील करेंगे सेंस ऑफ प्राइड कि हमने ये कर दिखाया, और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या होगा? जैसे हमें फेलोशिप मिला या घर में कोई गिफ्ट वगैरह मिला तो वो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड हो गया। ऐसे आपको समझ में आया होगा। देखिए, एक्सपेक्टेंसी किसकी बात करता है? एक्सपेक्टेंसी उस बिलीफ की बात करता है दैट एफर्ट विल लीड द एक्सेप्टेबल रिजल्ट। ये बिलीफ कि क्या मेरा एफर्ट एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस लेकर आएगा, ये कौन बात करता है? एक्सपेक्टेंसी। इंस्ट्रूमेंटली किसकी बात करता है? परफॉर्मेंस। क्या मेरा परफॉर्मेंस डिज़ायरेबल आउटकम लेकर आएगा, रिवॉर्ड लेकर आएगा? वैलेंस क्या बात करता है? एम्प्लॉयज वैल्यू टू द रिवॉर्ड, कि एम्प्लॉय उस रिवॉर्ड को कितनी वैल्यू दे रहा है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा क्या? मोटिवेशन। तो यही था व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का पूरा। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी? इन सब में से कौन सा ट्रू है? व्रूम सपोजेज दैट एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटली एंड वैलेंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू डिटरमाइन मोटिवेशन। ठीक है, करेक्ट है। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मोटिवेशन निकल के आएगा, मोटिवेशन या मोटिवेशन फोर्स। विक्टर व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज द प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये भी करेक्ट है। Effort relate to expectancy, instrumentally relates to performance and valence relates to reward। ठीक है, ये भी करेक्ट है, इसलिए all of the above, दो करेक्ट हो गया तो जाहिर सी बात है यही करेक्ट होगा। ये चीज़ बस याद रखिए, मेन चीज़ ये याद रखने वाली है यहाँ पर, क्या कि जो एक्सपेक्टेंसी है वो रिलेट करता है किस बिलीफ से? एफर्ट के बिलीफ से, कि हम कितना एफर्ट लगाएंगे, हम जितना एफर्ट लगाएंगे हमारा परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा, और जितना अच्छा हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे उतना ही अच्छा हमारा रिवॉर्ड होगा, क्योंकि अगर हमारा आउटकम फेवरेबल होगा तो हमें रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। और वैलेंस किसकी बात करता है? वैलेंस बोलता है वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड से, कि एम्प्लॉय कितनी वैल्यू दे रहा है रिवॉर्ड को। अगर वो इस रिवॉर्ड को वैल्यू ही नहीं दे रहा है तो वो उतना एफर्ट ही नहीं लगाएगा, और जब वो एफर्ट ही नहीं लगाएगा तो उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होगा, तो मोटिवेशन कम हो जाएगा, वो मोटिवेटेड ही नहीं होगा। लेकिन अगर वो इसको जो वैल्यू दे रहा है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है तो वो एफर्ट भी ज़्यादा लगाएगा, उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा और वो फुल्ली मोटिवेटेड भी रहेगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ विक्टर व्रूम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? कौन सा थ्योरी ऐसा है जो विक्टर व्रूम थ्योरी पर ही आया, उसका एक्सटेंशन, या हम बोलें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वे लेकर आया, विक्टर व्रूम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को डेवलप किया किस थ्योरी ने? तो ये है पोर्टर लोअर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आइए देखते हैं आगे। देखिए, पोर्टर लोअर थ्योरी जो थी वो विक्टर व्रूम थ्योरी पर ही बेस्ड है, व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पर ही बेस्ड है, बस उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेकर आया है, एक डेवलप व्यू लेकर आया है, जो उसमें कुछ कमियां रह गई थी उसको पोर्टर एंड लोअर सर ने सामने लेकर आए। देखिए, लेमैन पोर्टर एंड एडवर्ड लॉल came up with the comprehensive theory of motivation. This model is developed model of Victor Vroom expectancy theory। जो उसमें कमियां रह गई थी उसको इन्होंने पूरा किया।
दिस इज द मल्टीवेरिएट मॉडल विच एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन जॉब एटीट्यूड एंड जॉब परफॉर्मेंस। ये किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है ये थ्योरी? जॉब एटीट्यूड और जॉब परफॉर्मेंस में, कि जो पर्सन है उसका जॉब को लेके क्या एटीट्यूड है, उसका जैसा एटीट्यूड होगा वैसे ही उसका परफॉर्मेंस होगा, जैसा एटीट्यूड वो रखेगा वैसे ही वो परफॉर्म करेगा। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन 4 बेसिक एजम्पशन। इसके 4 एजम्पशन हैं, इन्हीं एजम्पशंस पे ये बेस्ड है। क्या? एज मेंशन अबव इट इज मल्टीवेरिएट मॉडल। ये क्या है? मल्टीवेरिएट मॉडल है। क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंडिविजुअल बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इन द इंडिविजुअल एंड इन द इन्वायरमेंट। कि जो इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर कई फैक्टर से डिटरमाइंड होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर से डिटरमाइंड होता है। इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। उसका खुद का व्यू, सामने वाले का व्यू, उसके फैमिली का व्यू, सोसाइटी का व्यू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि ये थ्योरी क्या है? मल्टीवेरिएट मॉडल है। सेकेंड, इंडिविजुअल्स आर एज्यूम टू बी रैशनल। ये माना जाता है कि इंडिविजुअल रैशनल ह्यूमन बीइंग है। रैशनल मतलब कोई भी काम करता है तो सोच समझ के करता है, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करता। हु मेक कॉन्शियस डिसीजंस अबाउट देयर बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो कोई भी डिसीजन लेता है तो सोच समझ के लेता है। इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट नीड, और हर इंडिविजुअल की नीड्स, डिज़ायर और गोल्स अलग अलग होते हैं। सभी की नीड सेम नहीं हो सकती। आज हमें कैश की ज़रूरत है तो किसी को किसी और चीज़ की ज़रूरत है, उसे हॉलीडे की ज़रूरत है, किसी को कार की ज़रूरत है, किसी को ट्रैवलिंग एक्सपेंस चाहिए है कंपनी से। तो कोई, सबकी नीड अलग अलग होगी, एक समय पे सबकी नीड सेम होगी ऐसा नहीं हो सकता। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन, उसके एक्सपेक्टेशन के बेस पे इंडिविजुअल डिसाइड बिटवीन अल्टरनेटिव बिहेवियर्स एंड सच बिहेवियर्स विल लीड द डिजायर आउटकम। सेम बात कर रहा है जो हम विक्टर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में पढ़े थे। क्या? कि इंडिविजुअल का एक्सपेक्टेशन डिसाइड करेगा कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, और वो बिहेवियर डिसाइड करेगा कि उसका आउटकम कैसा होगा। मतलब कि उसका एक्सपेक्टेशन कि हम कितना एफर्ट लगाएं तो हमारा कैसा परफॉर्मेंस होगा, और अगर उसका परफॉर्मेंस जैसा होगा वैसा ही उसका आउटकम होगा। यही बोल रहा है ये। तो ये 4 एजम्पशन है किसका? पोर्टर एंड लॉर्ड मॉडल का। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट दिया है, 6 एलिमेंट। पोर्टर एंड लॉर्ड ने 6 एलिमेंट दिया है। कौन कौन से ये एलिमेंट है? पहला देखिए एफर्ट। एफर्ट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच अ पर्सन एक्सर्ट ऑन द जॉब। एफर्ट क्या होता है? एफर्ट मतलब वो एनर्जी, वो लगन जो काम में कोई इंसान दिखाता है, किसी काम को करने में, वो एफर्ट होता है। वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड क्या होता है? First of all, people try to figure out whether the reward that are likely to be received from the doing a job will attractive to them. This refers to the valence in the Victor-Bloom theory. जो हम Victor-Bloom theory में वैलेंस बताएं आपको, वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, कि कोई पर्सन किसी रिवॉर्ड को कितना वैल्यू दे रहा है, कितना अट्रैक्टिव है वो रिवॉर्ड उसके लिए, वो है वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड। फिर है परसीव एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी। मतलब कि एम्प्लॉय को क्या संभावना है कि वो एफर्ट लगाएगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए, तो परसीव एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि एम्प्लॉय है जो पर्सन है उसे कितना भरोसा है अपने एफर्ट पे, क्या संभावना है कि वो एफर्ट लगाए तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, क्या ऐसी संभावना है, क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी है, उसे ही बोलते हैं परसीव एफर्ट रिवॉर्ड। अगर एम्प्लॉय को ये प्रोबेबिलिटी ही नहीं देख रही है कि वो एफर्ट लगाए और उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, तो वो उतना एफर्ट ही नहीं लगाएगा। जैसे जेआरएफ निकालना है, ठीक है, जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हम सब, और हमें ये अपने एफर्ट को देखकर लग ही नहीं रहा है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा,
जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो अच्छा होगा, डिज़ायरेबल आउटकम लेकर आएगा। या ऐसे समझिए हमें अपने एफर्ट पे भरोसा ही नहीं है कि वो डिज़ायरेबल आउटकम, डिज़ायरेबल परफॉर्मेंस लेकर आएगा। हमें ये संभावना ही नहीं दिख रही है कि हम एफर्ट लगाएं और हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, डिज़ायरेबल आउटकम आए। ये हमें संभावना ही नहीं दिख रही है, हमें कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं दिख रही है, तो क्या हम मोटिवेटेड होंगे? नहीं। तो ये भी डिसाइड करता है मोटिवेशन। परसीव्ड एफर्ट, रिवॉर्ड, प्रोबेबिलिटी। रिवॉर्ड कि कितना हम एफर्ट लगाएं, क्या हमारे एफर्ट लगाने से रिवॉर्ड मिलेगा, क्या इसकी संभावना है। इन एडिशन, बिफोर पीपल पुट एनी एफर्ट, किसी भी एफर्ट को लगाने से पहले पीपल क्या करेंगे, ऑल्सो विल ट्राई टू एक्सेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन लेवल ऑफ एफर्ट, कि कितना लेवल ऑफ एफर्ट वो लगाएंगे तो वो लीड करेगा डिजायरेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस लीडिंग द सर्टेन काइंड ऑफ रिजल्ट। किसी भी एफर्ट को लगाने से पहले पर्सन क्या देखते हैं कि कितना लेवल ऑफ एफर्ट हम लगाएंगे तो वो हमारा डिजायरेबल आउटकम लेकर आएगा, और ये डिजायरेबल आउटकम हमारा रिवॉर्ड लेकर आएगा। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, अगर इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो हम एफर्ट क्यों लगाएं? ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी होना ज़रूरी है, इसकी प्रोबेबिलिटी होना ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ के माइंड में कि हम एफर्ट लगाएंगे तो वो डिज़ायरेबल आउटकम लेकर आएगा, और वो डिज़ायरेबल आउटकम रिवॉर्ड लेकर आएगा, सर्टेन काइंड ऑफ रिवॉर्ड। तो पहले वो देखते हैं क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, क्या इसकी कोई प्रोबेबिलिटी, कोई संभावना है कि हम ज़्यादा एफर्ट लगाएं तो हमारे ज़्यादा परफॉर्मेंस आए, और ज़्यादा परफॉर्मेंस हो, आउटकम हमारा डिज़ायरेबल हो, तो रिवॉर्ड भी हमारे पास हो, कुछ रिवॉर्ड भी हमें मिले। अब देखिए परफॉर्मेंस क्या है, एफर्ट लीड्स टू परफॉर्मेंस, द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एफर्ट, जितना हम एफर्ट लगाएंगे उतना ही अच्छा हमारा परफॉर्मेंस होगा। द एबिलिटी ट्रेड्स पे भी डिपेंड करता है, उसके रोल परसेप्शन पे भी। अगर उसे रोल परसेप्शन मतलब कि क्या काम करना है, अगर पर्सन को यही नहीं पता होगा तो वो कैसे एफर्ट लगाएगा। अब हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, हमें यही नहीं पता हमें पढ़ना क्या है, हम जो भी मन आ रहा है वो पढ़ना शुरू कर दे रहे, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा? नहीं। तो हमारा रोल क्या है, रोल परसेप्शन हमें पता होना चाहिए, हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ट्रेड्स, एबिलिटी, हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हमें वो एबिलिटी लेके आनी होगी ताकि हम जेआरएफ क्वालिफाई कर ले। तो हमारा परफॉर्मेंस इन सब पे भी डिपेंड करता है, या हम बोले कि हमारा एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस होगा वो हमारी एबिलिटी, ट्रेड्स और हमारे रोल परसेप्शन पे डिपेंड करता है। हमें यही नहीं पता था हमें पढ़ना क्या, हम कुछ भी पढ़ के चले गए, यहाँ तक कि हमारे में एबिलिटी ही नहीं है किसी चीज़ को समझने की, या हम कोशिश ही नहीं करें किसी चीज़ को समझने की, तो क्या हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं। तो इन सब चीज़ों पे भी परफॉर्मेंस हमारा डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एफर्ट पे डिपेंड नहीं करता। हम बैल की तरह दिन भर पढ़ रहे हैं, कोल्हू की तरह, मतलब जैसे जो बैल होते हैं, जो खेत जोतते हैं, उनकी तरह हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, एफर्ट खूब लगा रहे हैं, क्या हमारा परफॉर्मेंस डिज़ायरेबल आउटकम लेकर आएगा? नहीं, जब तक कि हमें रोल परफॉर्मेंस ही क्लियर नहीं होगा, रोल परसेप्शन ही हमारे माइंड में नहीं क्लियर होगा। रिवॉर्ड्स, परफॉर्मेंस लीड्स टू सर्टेन आउटकम इन द शेप ऑफ टू टाइप ऑफ रिवॉर्ड। हमारा परफॉर्मेंस एक आउटकम लेकर आएगा, और वो आउटकम दो रिवॉर्ड लेकर आएगा। क्या? एक एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, एक इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड जो हम फील करते हैं, जो हम अंदर से फील करते हैं, अगर हमारा जेआरएफ हो जाएगा तो हम एक सेंस ऑफ प्राइड फील करेंगे कि हाँ हमने कर दिखाया, हमने तो कुछ किया। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, हमें जो बाहरी रिवॉर्ड मिल रहा है, फेलोशिप वगैरह मिलेगी, या फैमिली से कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, रिलेटिव से मिल रहा है, रिलेटिव से तो सोचना बेकार है ठीक है, तो वो सब क्या एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है। जैसे पापा ने बोला कि मैं वॉच दिलाऊंगा तुम्हें, जेआरएफ निकालो, तो वो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है। सेटिस्फैक्शन, देखिए सेटिस्फैक्शन विल रिजल्ट फ्रॉम बोथ एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, दोनों से सेटिस्फैक्शन आता है। हाउएवर फॉर बीइंग सेटिस्फाइड एन इंडिविजुअल कंपेयर हिज एक्चुअल रिवॉर्ड विद द परसीव्ड रिवॉर्ड। मतलब सेटिस्फैक्शन कब आएगा? पहली बात तो सेटिस्फैक्शन जो है वो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड से भी आएगा, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड से भी आएगा। एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय कोई पर्सन एक्चुअल रिवॉर्ड जो उसे मिला है उसका कंपैरिजन करता है परसीव रिवॉर्ड से। जितना वो परसीव किया था, जितना वो एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि मेरा जो ये एफर्ट है वो इतना रिवॉर्ड तो मांगता ही है।
अगर उसे उतना रिवॉर्ड नहीं मिला तो वो क्या होगा, डिससेटिस्फाई होगा, एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाई। और अगर जितना वो रिवॉर्ड सोचा था, जितना वो एक्सपेक्ट करके चल रहा था, उससे ज़्यादा उसे मिला तो वो सेटिस्फाई फील करेगा। देखिए, if actual reward meet or exceed perceived equitable reward, the individual will satisfy, and if these are less than the equitable reward, the individual feel dissatisfied। जब वो जितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करके चल रहा था अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग, उससे कम रिवॉर्ड उसे मिला तो वो क्या होगा, डिससेटिस्फाई होगा। जबकि अगर उसे अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल गया तो वो क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो यही होता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन ऐसे ही डिसाइड होता है कि एक्चुअल रिवॉर्ड कितना मिला और कितना वो परसीव करके चल रहा था। देखिए, जो अब सब बताएं यहाँ पे समराइज किया हुआ है। एफर्ट दो चीज़ों पे बेस करता है, क्या, वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, कितना वो वैल्यू दे रहा है रिवॉर्ड को। अगर ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, ज़्यादा वैल्यू है उसके लिए, उस रिवॉर्ड के लिए उसे कैश की ज़रूरत है, कैश ही मिल रहा है, तो वो ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, जी जान लगा देगा। सेकेंड, परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या उसे कोई संभावना दिख रही है कि वो ज़्यादा एफर्ट लगाए तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ सर्टेन काइंड ऑफ रिवॉर्ड मिलेगा। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो वो एफर्ट लगाएगा। अगर इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कि वो जी जान लगा के मेहनत करे, उसे कोई रिवॉर्ड ना मिले, तो वो एफर्ट ही नहीं लगाएगा। अब जब वो एफर्ट लगा रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि उसके में ये एबिलिटी, ये ट्रेड्स, ये गुण उसके में है कि नहीं, उसके में ये योग्यता है कि नहीं इस काम को करने के लिए। साथ में उसे पता होना चाहिए कि उसे करना क्या है, नहीं तो उसका ये एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि हमें जेआरएफ के लिए क्या पढ़ना है। साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या हमारे में एबिलिटी है, क्या हमारे में वो गुण है, समझने की हमारे में शक्ति है, योग्यता है। अगर नहीं है तो हम उसे कैसे लाएं, ये हमें पता होना चाहिए। तब जाके हमारा एफर्ट वो डिज़ायरेबल परफॉर्मेंस लेकर आएगा, हमारा परफॉर्मेंस अचीव करेगा, डिज़ायरेबल आउटकम लेकर आएगा। और जब हमारा डिज़ायरेबल आउटकम होगा तो वो हमें क्या दिलाएगा, रिवॉर्ड। दो रिवॉर्ड दिला सकता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, दोनों रिवॉर्ड दिलाएगा। अब उससे एम्प्लॉय सेटिस्फाई कब होगा, जब उसका परसीव्ड रिवॉर्ड इक्विटेबल होगा एक्चुअल रिवॉर्ड के। जो वो एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि हमको अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग इतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए, अगर उसे उतना रिवॉर्ड मिलेगा तो वो सेटिस्फाई फील करेगा। अगर उतना नहीं मिलेगा, उससे कम मिला उसे रिवॉर्ड, एक्चुअल रिवॉर्ड उसके सोचे हुए रिवॉर्ड से कम है, तो वो डिससेटिस्फाई करेगा। ये था पूरा पोर्टर एंड लॉर्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हम अच्छे से इसलिए समझाएं कि आपको समझ में आए और आगे भी आप किसी को समझा सकें। तो इसे एक्सटेंशन बोला जाता है किसका, विक्टर ब्रूम थ्योरी। क्योंकि विक्टर में हमने सिर्फ पढ़ा था क्या, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटली एंड वैलेंस, एफर्ट, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड, वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, यही पढ़े थे। इसमें हम सेटिस्फैक्शन भी पढ़े, साथ में ये भी पढ़ें, परसीव एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी भी पढ़ें। ये दो चीज़ हम इसमें नया पढ़ें जो कि हम विक्टर ब्रूम में नहीं पढ़े थे। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर लेकर आता है। अब देखिए, नेक्स्ट थ्योरी है इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, Which of the following is true about the equity theory of motivation? Equity theory of motivation J. स्टेसी एडम्स ने दिया था, ठीक है, ये करेक्ट है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो जितना काम करे उसे उतना ही पे मिले। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जितना वो इनपुट दे उतना ही उसे आउटपुट मिले, या हम बोलें जितना वो एफर्ट करे उतना ही उसे रिवॉर्ड मिले, या हम बोल सकते हैं जितना वो आउटपुट प्रोड्यूस करे, या हम बोलें जितना वो मेहनत करे उसी हिसाब से उसे सैलरी मिले। ठीक है, ये बोलता है इक्विटी थ्योरी कि ये सब इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्विटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। देयर शुड बी इक्वालिटी बिटवीन एम्प्लॉयज इनपुट एंड आउटपुट, एम्प्लॉय का इनपुट और आउटपुट में इक्वालिटी होनी चाहिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे इनपुट, एम्प्लॉयज का इनपुट क्या होता है और आउटपुट। एम्प्लॉयज का इनपुट मतलब एम्प्लॉय जो बिजनेस को दे रहा है, और आउटपुट मतलब जो बिजनेस एम्प्लॉय को दे रहे हैं। तो ये तीनों ही करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। देखिए, एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन,
सबसे इजी और सबसे मज़ेदार थ्योरी हमें यही लगती है। देखिए, एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सेज दैट टू बी मोटिवेटेड रहने के लिए इंडिविजुअल्स नीड टू परसीव that reward they receive for their contribution are fair and these reward are similar to those received by their peer। ये थ्योरी बोलता है कि मोटिवेटेड रहने के लिए अगर एम्प्लॉय चाह रहा है कि वो मोटिवेटेड रहे तो उसका जो रिवॉर्ड है, जो उसको मिला उसके वर्क के लिए, इक्वल होना चाहिए उसके पीयर के रिवॉर्ड का जो सेम काम किया। मतलब ऐसा हम बोले कि ये भी 10 यूनिट प्रोड्यूस किया, ये भी 10 यूनिट प्रोड्यूस किया और दोनों को 10-10 हज़ार मिला, तो ये दोनों क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे। लेकिन अगर ये भी 10 यूनिट बनाया, ये भी 10 यूनिट बनाया और इसको 12,000 मिला, इसको 10,000, तो क्या ये मोटिवेटेड होगा? ये डीमोटिवेट होगा, ये डीमोटिवेट फील करेगा। और ये क्या फील करेगा? गिल्टी फील करेगा। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये थ्योरी बोलता है गिल्टी फील नहीं करे। एक्चुअल में अगर देखा जाए रियलिटी में गिल्टी फील करेगा ऊपर से, और इसको दिखाएगा देखो मुझे 2,000 ज़्यादा मिला है जबकि हम तुम्हारे इतना काम किए हैं। तो इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या बोलता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए और एम्प्लॉय तभी मोटिवेटेड होगा जब उसके द्वारा रिसीव किया हुआ रिवॉर्ड फेयर हो और इक्वल हो, सिमिलर हो उसके पीयर के, जो उसके पीयर ने रिसीव किया सेम वर्क के लिए, उसके इक्वल होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। इफ़ इंडिविजुअल परसीव, अगर इंडिविजुअल ने देखा कि उसका रिवॉर्ड फेयर नहीं है, दे विल फील डिस्ट्रेस्ड एंड ट्राई टू चेंज थिंग टू क्रिएट अ सेंस ऑफ फेयरनेस। तो वो कोशिश करेगा चीज़ों को फेयर करने की, वो डीमोटिवेट हो जाएगा। वो सोचेगा कि मैं क्या करूं, मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस ही ना करूं, इसका मतलब मैं और कम काम करूं। जब मुझे 10,000 मिलना है तो मैं और कम काम करूं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बिजनेस का ही नुकसान होगा। देखिए, देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्विटी। यहाँ पे 3 तरह की इक्विटी दी गई है। क्या? ओवर पेड इक्विटी कब बोलेंगे? जब आउटपुट ज्यादा होगा इनपुट से। तो पहले आइए हम देख ले ये आउटपुट और इनपुट है क्या। देखिए, इनपुट जो एम्प्लॉय बिजनेस को देता है, क्या? अपनी लॉयल्टी, अपना हार्ड वर्क, अपना कमिटमेंट, अपना ट्रस्ट, ये सब क्या एम्प्लॉय की तरफ से दिया जाता है। और एम्प्लॉय क्या देती है? सैलरी, बेनिफिट्स, रिकॉग्निशन, स्टेटस, अचीवमेंट्स, ये सब कंपनी उसको देती है। तो जितना एम्प्लॉय ने दिया, जितना कंपनी का हार्डवर्क है, जितना कमिटमेंट है गोल के तरफ, जितना लॉयल है, जितना ट्रस्ट है उसका, अगर उसके इक्वल उसे आउटपुट दिया जा रहा है, उससे सैलरी, सम्मान, जो अचीवमेंट चाहिए वो, जो बेनिफिट, जो रिवॉर्ड चाहिए वो दिया जा रहा है, तो वो क्या होगा? फेयर होगा। फेयर बैलेंस हम बोलेंगे उसको। यही बोलता है थ्योरी, इक्विटी थ्योरी यही बोलता है कि फेयरनेस होना चाहिए। तो अब आउटपुट अगर ज़्यादा है, मतलब ऐसे समझिए अगर एम्प्लॉय को सैलरी ज़्यादा मिल गई, वो उतना काम ही नहीं किया था, इनपुट उतना दिया ही नहीं, उतना हार्डवर्क ही नहीं किया, तो वो क्या फील करेगा? गिल्टी फील करेगा। उसे बोलेंगे ओवर पेड इक्विटी, हम उस ज़रूरत से ज़्यादा पे कर देंगे। अंडर पेड कब होगा? जब इनपुट उसने ज़्यादा दिया, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा एफर्ट किया उसने, लेकिन हमने उतनी सैलरी, उतना रिवॉर्ड, उतना मान सम्मान उसको दिया ही नहीं, तो वो क्या होगा? डिससेटिस्फाई हो जाएगा, अंडर पेड इक्विटी हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे? अंडर पेड इक्विटी। इक्विटी कब होगा? जब आउटपुट और इनपुट इक्वल होगा, तो वो क्या होगा? सेटिस्फाई फील करेगा। अब देखिए, अगर पीयर से कंपेयर करें तो पीयर से कंपेयर करने में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। कैसे? इंडिविजुअल का जो आउटकम है और इंडिविजुअल का जो इनपुट है वो कम है एज कंपेयर टू अदर्स आउटकम एंड अदर्स इनपुट, तो वो क्या होगा? इनइक्विटी। वहां पे एम्प्लॉय क्या होगा? गुस्से में आएगा कि हमारा जो इनपुट है और हमारा जो आउटकम है वो कम है। या आप ऐसे समझिए इसको कि जैसा हम उधर एग्जाम्पल दिए कि ये भी 10 यूनिट प्रोड्यूस किया और ये भी 10 यूनिट प्रोड्यूस किया है, लेकिन इसको 12,000 दिया जा रहा है, इसको 10,000 दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये वाला बंदा क्या होगा? ये वाला बंदा एंगर में हो जाएगा, गुस्से में हो जाएगा, डिससेटिस्फाई ये रहेगा, ठीक है। इनइक्विटी है यहाँ पर। और अगर इसके तरफ से हम देखें, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका क्या है? ज़्यादा है, तो यहाँ भी इनइक्विटी है। इस वजह से इसको क्या आएगा? प्राइड आएगा। देखिए, ये घमंड करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा और साथ में गिल्ट भी फील करेगा,
ये वाला एम्प्लॉय जिसको ज़्यादा मिल रहा है, और अगर दोनों का इक्वल है तो वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई होंगे। तो इसलिए दोनों का इक्वल होना चाहिए, अदर का भी और इंडिविजुअल का भी। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझिए तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इक्विटी थ्योरी क्या बोलती है, इक्विटी थ्योरी यही बोलती है कि कोई भी एम्प्लॉय हो उसका उसके पीयर से सिमिलर आउटपुट होना चाहिए। अगर उसका इन दोनों का इनपुट सिमिलर है तो आउटपुट भी सिमिलर होना चाहिए। साथ में अगर एक एम्प्लॉय का देखा जा रहा है तो आउटपुट और इनपुट दोनों का इक्वल होना चाहिए। इक्वालिटी की बात करता है इक्विटी थ्योरी, नाम से ही पता चल रहा है इक्वालिटी की बात कर रहा है। अगर इक्वालिटी है तो सभी एम्प्लॉयज क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे, किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होगा, या तो बहुत घमंड करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस होगा, या तो गिल्ट फील करेगा। अगर दोस्त है, चलिए ठीक है ज़्यादा हो जाएगा चलिए नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी बीएफ स्किनर ने दिया था। रीइंफोर्समेंट थ्योरी देखिए एक बिहेवियर कंडीशनिंग है। जब हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी पढ़ा रहे थे तो सोचे क्यों ना उसको भी पढ़ा दे। लर्निंग थ्योरीज हैं कि कैसे किसी के बिहेवियर को कंडीशनिंग मतलब चेंज कर दिया जाता है, कैसे किसी के बिहेवियर में चेंज लाया जाता है, उसके लर्निंग में हम चेंज ला सकते हैं, उसे किसी चीज़ को सिखाने की क्या तरीके हो सकते हैं। उसके 3 तरीके थे, 3 तरह का कंडीशनिंग था। एक रीइंफोर्समेंट थ्योरी दिया गया था, एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, एक सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसे ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी बोला जाता है। तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बेंड्यूरा का था, क्लासिकल थ्योरी इवान पेवलोव का, और रीइंफोर्समेंट थ्योरी बीएफ स्किनर का। रीइंफोर्समेंट थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में, तो उसे देखिएगा। देखिए रीइंफोर्समेंट थ्योरी बीएफ स्किनर ने दिया है, इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। इसमें यही बात की जाती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, एक्सटेंशन। पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे समझाएं, एक बार देखिएगा। देखिए उसमें हम बोले थे रीइंफोर्समेंट थ्योरी में एग्जाम्पल ये चूहे वाला। इसमें क्या बोलता है कि देखिए ये चूहा है, इसे प्रेस करना है इसको, अगर ये प्रेस कर लिया तो इसको यहाँ से खाना मिलेगा, अगर ये प्रेस नहीं कर पाया तो ये देखिए शॉक मिलेगा इसको, करंट। तो अगर अच्छा काम करेगा एम्प्लॉय तो उसे प्रमोट किया जाएगा, उसे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड दिए जाएंगे। अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो उसे क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा, ताकि वो काम फिर से न करे। अब जैसे कि हम किसी एम्प्लॉय से बोले कि अगर आज तुम लेट नहीं आए तो तुम्हें डिनर दिया जाएगा, और डिनर में तुम्हारा फेवरेट डिश होगा, अगर तुम्हें पिज्ज़ा पसंद है तो तुम्हें पिज्ज़ा मिलेगा आज डिनर में, अगर तुम लेट नहीं आए तो। और अगर वो लेट हो गया तो उसका ये डिनर वाला पिज्ज़ा कट हो जाएगा, उसे वही सूखी रोटी दी जाएगी, ठीक है। तो यही बोलता है बीएफ स्किनर रीइंफोर्समेंट थ्योरी कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे रीइंफोर्स किया जाएगा, और अगर कोई बेकार काम कर रहा है तो उसे पनिश किया जाएगा। पहले वाला वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से ये समझ आएगा। तो यही था इस पिक्चर में, इस एग्जाम्पल में, इसी पे इन्होंने थ्योरी दी थी इस चूहे के एग्जाम्पल पे। अगर ये कर ले गया, अगर ये लेवर को प्रेस कर लिया तो इसे खाना मिल जाएगा, अगर नहीं प्रेस कर पाया तो उसे शॉक दिया जाएगा। तो ये समझ जाएगा कि अगर हम प्रेस नहीं करेंगे तो हमें शॉक मिलेगा, अगर हम प्रेस कर देंगे तो खाना दे देंगे। अगर बार बार यही प्रोसेस किया जाएगा तो इसके माइंड में एक कंडीशनिंग हो जाएगी, उसका माइंड, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि हमें ये करना है, ठीक है। इस तरह से माइंड की कंडीशनिंग की जा सकती है। देखिए यहाँ पे 3 थ्योरी थी, बिहेवियर लर्निंग की 3 थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये मोटिवेशनल थ्योरी नहीं है, ये बीच में आ गया तो हम सोचे क्यों ना इससे रिलेटेड थ्योरी भी बता दें। देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग क्या थी, क्लासिकल कंडीशनिंग में ये इवान पेवलोव ने डॉग का एग्जाम्पल लिया था। पहले उन्होंने क्या की, घंटी बजाई, नो नोटेबल रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स, डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, घंटी बजाई उन्होंने, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस मतलब होता है, स्टिमुलस को समझिए किसी तरह का लालच देना या कुछ रिप्रेजेंट करना किसी के सामने, वही स्टिमुलस समझिए। किसी तरह का मोटिवेशन भी समझ सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस है, बेल बजाएं, घंटी बजाएं, इसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा।
सेकेंड अनकंडीशनल, मतलब अभी कंडीशनिंग नहीं हुआ, हम उसको स्टिमुलस दिखा रहे हैं, उसे हम ये मीट दिखा रहे हैं, तो उसका देखिए सलाइवा, उसके मुंह से लार आने लगा, ये भी अनकंडीशन है, अभी कंडीशनिंग नहीं हुई उसके माइंड की। अब हम क्या किए, अब हम पहले घंटी बजाएं फिर उसको मीट दिए, तो यहाँ भी अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, अभी उसके माइंड में ये बात बैठा नहीं है, सलाइवा देखिए आने लगा उसको। अब हम क्या किए, सिर्फ घंटी बजाएं तो ये कंडीशनड स्टिमुलस हो गया और यहाँ कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब उसके माइंड में ये बैठ गया कि घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा, तो घंटी बजते ही उसको सलाइवेशन होने लगा, जबकि हम अभी मीट दिखाए ही नहीं है। तो इस तरह से कंडीशनिंग होती है। जैसे हम जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कोई चीज एक बार समझाइए, नहीं छोटे बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बड़े बच्चे जैसे थोड़े से बड़े हैं, बदमाशी कर रहे हैं, उन्हें एक बार मारिए नहीं समझ में आएगा, 2 बार मारिए नहीं समझ में आएगा, 3 बार मारेंगे, तीसरी बार मारेंगे तो समझ में आ जाएगी हाँ ये काम नहीं करना है। हाँ ये देखिए, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग समझा दी। ऑपरेशनल लर्निंग क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जब हम किसी को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, जैसे छोटे बच्चे सीखते हैं, अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम पेन से लिख रहे हैं, तो उनको भी चाहिए पेन से लिखना, वो भी हमारी तरह देख देख कर लिखते हैं। हम अगर टीवी देख रहे हैं तो उनको भी टीवी देखने को चाहिए, हम अगर फोन चला रहे हैं तो वैसे ही वो भी फोन चलाएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, वो देख कर सीखते हैं। ठीक है, वैसे ही उनके माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है कि वो कर रहा है तो हम भी ऐसे ही करेंगे, देखिए इनको देख के ये कर रहा है ना, तो ये है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जिसे हम सोशल लर्निंग भी थ्योरी करते हैं, जैसे हम सोसाइटी में सोसाइटी को देख के सीखते हैं, बड़े होते हैं तो अपना कुछ लॉजिक लगाते हैं, ये थ्योरी दिया था एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। चलिए अब आते हैं हम इधर, अब इसको देख के तो आपको पता ही चल गया होगा हम क्या बताने जा रहे हैं, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई मैकग्रेगर ने दिया था। थ्योरी एक्स देखिए ना, ये क्या कर रहा है, एक्स, नो हम इस काम को नहीं करेंगे, ये चेयरफुल, यस ऑफ कोर्स करेंगे। इसको आप ऐसे समझिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इसको आप ऐसे समझिए प्राइवेट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के यहाँ आप जाएंगे किसी काम के लिए, एग्जाम्पल ले लीजिए गवर्नमेंट बैंक में आप जाते हैं, तो जब तक मिठाई का पिटरिया नीचे से नहीं जाएगा, नीचे से कैश नहीं देंगे हम मिठाई के पिटरिया में, तब तक वो काम नहीं करेंगे। तब तक इस टेबल से उस टेबल, इस टेबल से उस टेबल, इस आज नहीं कल आइए, कल नहीं परसों आइए, आज नहीं मंडे को आइए, अगले मंथ आइए, फिर ऐसे कर करके आपका समय वेस्ट करेंगे और आपको आएगा गुस्सा, तो फिर आप निकालेंगे मिठाई का पिटरिया जो आप नीचे से देंगे तो आपका काम होगा। तो ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं थ्योरी एक्स पर्सनालिटी के एम्प्लॉय। जबकि थ्योरी वाई, आप तुरंत जाइए, आपका काम करेंगे, वो बिना किसी इंसेंटिव की चाह के, बिना किसी मिठाई के पिटरिया के आपका काम वो करेंगे, लगन से करेंगे, और जो भी चैलेंजेस होते हैं उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। जबकि ये कहते हैं नहीं बाबा हमसे नहीं होगा, आप उस टेबल पे जाइए, इधर जैसे ही नोट दिखेगा वैसे ही काम शुरू करेंगे। आइए अब इससे समझते हैं। देखिए थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अ पर्सन रिफ्यूजिंग टू वर्क, पर्सन एक्स ऐसे समझिए, जो थ्योरी एक्स है, थ्योरी एक्स में उस पर्सनैलिटी की बात की जाती है जो हर काम को हमेशा रिफ्यूज करते हैं, हर काम को वो मना करते हैं, बोलते हैं नहीं हमसे नहीं होगा। अ पर्सन चेयरिंग द अपॉर्चुनिटी, और ये जो थ्योरी वाई पर्सनैलिटी के एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स होते हैं या पर्सन होते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज का वेट करते हैं कि कब हमें अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस मिले, और वो खुश होते हैं, उससे खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आर थ्योरीज ऑफ ह्यूमन वर्क मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट। दे वर क्रिएटेड बाय डॉगलस मैकग्रेगर ने ये थ्योरी दी थी while he was working at the MIT Solon School of Management in 1950s. Theory X. Theory X explains the importance of heightened supervision, external reward and penalties. इनको जब तक रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, पेनाल्टी इनके ऊपर नहीं लगेगी, या इनके ऊपर कोई बैठ के इनके पास देख न रहा हो, तब तक ये काम नहीं करेंगे। जब तक इनका बॉस इनके सिर पे खड़ा होकर देखे ना कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं, तब तक ये काम नहीं करेंगे। जबकि थ्योरी वाई कैसे होते हैं, थ्योरी वाई में वो पर्सनालिटी आती है जो जॉब सेटिस्फैक्शन, वो जो खुद से सेटिस्फाई होते हैं, जो और भी वर्कर को एनकरेज करते हैं, और भी वर्कर को काम करने के लिए एनकरेज करते हैं, खुद भी मोटिवेटेड होते हैं और लोगों को भी मोटिवेट करते हैं, ऐसे होते हैं थ्योरी वाई। देखिए थ्योरी एक्स वाले कैसे होते हैं, वे डिसलाइक वर्क, इन्हें वर्क पसंद नहीं है, फाइंड इट बोरिंग, इन्हें सब चीज बोरिंग लगती है, काम बोरिंग लगता है, इंजॉय करना बस इनको चाहिए।
बस पैसा आए, सैलरी है, काम नहीं करना है। विल अवॉइड इट इफ वी कैन, और वो अवॉइड करते हैं काम को, अगर वो कर सकते हैं तो वो अवॉइड कर देते हैं। इनका एटीट्यूड कैसा होता है, वी नीड टू वर्क, ये वर्क करना जानते हैं, करना चाहते हैं और कहते हैं कि हमें ये करना होगा। वांट टू टेक इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट लेते हैं उस काम में। अंडर द राइट कंडीशन वी कैन इंजॉय, और उस काम को खुशी खुशी इंजॉय करते हुए करते हैं। डायरेक्शन वी मस्ट बी फोर्स, इनको जब तक कोई फोर्स ना करे, कोई इनके ऊपर दबाव न डाले, तब तक ये राइट एफर्ट नहीं दिखाते काम को लेके। जबकि थ्योरी वाई क्या करते हैं, खुद से खुद को डायरेक्ट करते हैं टारगेट की तरफ, एक्सेप्ट करते हैं गोल को, चैलेंजेस को, और खुद से खुद को डायरेक्ट करते हैं, खुद से खुद को सुपरविजन। इनको जरूरत नहीं होती कि इनके सिर पे कोई खड़ा रहे, बॉस देखे तभी ये काम करे, जबकि इनको ऐसी जरूरत होती है। वी वुड रैदर बी डायरेक्टेड देन एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक उनको डायरेक्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। कहेंगे जब तक सर आप हमें समझाएंगे नहीं, हम ये कर नहीं सकते हैं, आपको समझाना होगा हमें। जबकि ये बोलते हैं कि सर आप रहने दीजिए, हम समझ के कर लेंगे। वी विल सीक एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी खोजते हैं। ये मोटिवेटेड होते हैं पैसे से, पैसा मिलेगा तब काम होगा, या तो डर हो उनको अपने जॉब सिक्योरिटी को लेके, काम नहीं करेंगे तो नौकरी चली जाएगी, तब ये काम करते हैं। अंडर द राइट कंडीशन ये फुल्ली मोटिवेटेड होते हैं, खुद से खुद के डिजायर को रियलाइज करते हैं, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं और काम करते हैं। मोस्ट ऑफ अस हैव लिटिल क्रिएटिविटी, इनके पास क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, एक्सेप्ट व्हेन इट कम टू गेटिंग अराउंड रूल, जब रूल होगा कि आपको ये करना ही होगा, इसमें क्रिएटिविटी दिखानी होगी, तब ये दिखाएंगे, अदरवाइज ये क्रिएटिविटी नहीं दिखाते। जबकि ये क्या होते हैं, वी आर हाईली क्रिएटिव क्रिएचर, ये हाईली क्रिएटिव ये हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी खोजते रहते हैं, तो ऐसे होते हैं थ्योरी एक्स। तो एग्जाम्पल याद रहेगा आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बैंक के कामों से, ऑफलाइन कामों से। चलिए आइए देखिए आउचीज थ्योरी एक्स। अब आउची का थ्योरी एक्स क्या है, ये डॉक्टर विलियम आउची ने दिया था। देखिए थ्योरी आउची की थ्योरी जेड में क्या बोला गया है कि एम्प्लॉय को बनाए रखिए, एम्प्लॉय को अपने बिजनेस में बनाए रखिए, उन्हें हैप्पी रखिए, उनका ध्यान रखिए, उनके वेलबींग पे ध्यान रखिए। कोई भी एम्प्लॉय डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है, मतलब एम्प्लॉय का आना जाना, कि अगर कोई एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में आ गया तो वो खुशी खुशी हमारे कंपनी में बना रहे, ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए, ऐसा उनको खुशी दीजिए, वेलबींग दीजिए, उनके अराउंड ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए। ठीक है, ये बोलता है थ्योरी जेड। थ्योरी जेड डिस्क्राइब द मेजर पिक्चर ऑफ जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस स्टाइल। इस जापानीज और अमेरिकन का कॉम्बिनेशन था। दिस थ्योरी वॉज पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग एशियन इकोनॉमिक बूम। 1980s में ये पॉपुलर हुआ थ्योरी, जब इकोनॉमिक बूम था। सम पॉइंट शुड बी नोटेड, देखिए कुछ पॉइंट का इसमें ध्यान देना है कि ये जो लेटर जेड है इसका मतलब कुछ नहीं है कि इसका कोई फुल फॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। इट जस्ट टू डिनोट द स्टेट ऑफ अफेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्टेट ऑफ अफेयर बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। फर्दर थ्योरी जेड इज नॉट अ थ्योरी, ये एक थ्योरी नहीं है, इट इज इंटरचेंजेबली यूज्ड विद द टाइप ऑफ जेड। कुछ समझ में लेंगे, ये देखिए थ्योरी जेड फोकस टू इंक्रीज एम्प्लॉयज लॉयलिटी, ये फोकस करता है कि एम्प्लॉय की लॉयलिटी इंक्रीज हो टू द कंपनी, कंपनी के लिए, कंपनी के प्रति, बाई प्रोवाइडिंग जॉब लाइक्स विथ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द वेलबींग, उनके वेलबींग पे ध्यान दिया जाए एम्प्लॉयज के, बोथ ऑन द जॉब ऑफ द जॉब, चाहे वो ऑन द जॉब काम कर रहे हो या ऑफ द जॉब काम कर रहे हो, उनके वेलबींग पे ध्यान देना, ताकि कंपनी की तरफ उनकी लॉयल्टी ज़्यादा होगा। अगर कंपनी के प्रति उनकी लॉयल्टी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा एफर्ट से काम करना पसंद करेंगे और खुशी खुशी काम करेंगे, और कंपनी को छोड़कर जाने की बात नहीं करेंगे, कंपनी में बने रहेंगे। तो हमें एम्प्लॉयज़ को कंपनी में बनाए रखना है, क्योंकि जब वो कंपनी में काम करता है कोई एम्प्लॉय तो वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है। अब वो नेक्स्ट कंपनी में जाएगा तो हमारे कंपनी से अच्छा काम करेगा, और कंपनी को ज़रूरत होती है एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय की। थ्योरी जेड क्या बोलता है, हमारे कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय आया तो वो हमारे कंपनी में बना रहे। थ्योरी जेड टेंड टू प्रमोट स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट हो, हाई प्रोडक्टिविटी हो। ये भी देखना है कि एम्प्लॉय का क्या हो, मोराल हाई हो। अगर उसका मोराल हाई होगा, वो सेटिस्फाइड होगा, हमेशा मोटिवेटेड होगा, तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी।
अगर हम उसके वेल बीइंग पे ध्यान दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उसके किस चीज़ की नीड है हमारे एम्प्लॉय को और वो नीड हम पूरा कर दे रहे हैं, तो हमारा एम्प्लॉय क्या होगा, सेटिस्फाई होगा और साथ में जी जान लगा देगा, अच्छा खासा एफर्ट लगा के हाई प्रोडक्टिविटी देगा। इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी जेड देख लीजिए, 1960-1980 में आया ये। यूएस इंडस्ट्री लॉस्ट मार्केट शेयर, जब यूएस इंडस्ट्री मार्केट शेयर लॉस कर दी टू द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर, पर्टिकुलरली जापानीज कंपनी। ये देखिए जापानीज और अमेरिकन का कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा। आउची प्रपोज्ड दैट द थ्योरी जेड मैनेजमेंट अप्रोच कुड लीड टू ग्रेटर एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, लोअर रेट ऑफ एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर, मतलब आना जाना एम्प्लॉय का कम होना चाहिए, कि आज एक एम्प्लॉय आया तो हमारे एम्प्लॉय में खुशी खुशी बना रहे, ऐसा न हो कि आज आया तो अगले महीने छोड़कर चला गया, फिर अगले महीने आया तो वो 2-3 महीने बाद फिर छोड़ के चला गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हायर क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छा खासा क्वालिटी प्रोडक्ट दे, प्रोडक्टिविटी हो काम में एम्प्लॉयज के, बेटर ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा हो फर्म का। तो यही था थ्योरी जेड। अब देखिए गोल सेटिंग थ्योरी लास्ट थ्योरी है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है गोल सेटिंग थ्योरी। इसमें एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं कैसे, गोल से। अगर देखिए हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ठीक है, ये हमारा गोल है, तो हमें इस गोल के लिए काम करना होगा और हम काम करेंगे, हम मोटिवेट खुद को करेंगे। हम क्या करेंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे अपना गोल देख कर कि हमें नहीं, जेआरएफ तो हमें करना ही करना है। अब हमारे पास गोल आ गया, अब हम जी जान लगा देंगे इस काम को करने के लिए। तो गोल सेटिंग थ्योरी ये बोलता है कि अगर एम्प्लॉयज के पास गोल है तो वो उस गोल को पूरा करने के लिए खुद को पुश करेंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे। यही बोलता है गोल सेटिंग थ्योरी कि अगर गोल है हमारे पास तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड भी होंगे। अब वो गोल कैसा होना चाहिए, अभी आगे पढ़ते हैं। देखिए इन द लेट 1960s लोके थे जिन्होंने गोल सेटिंग थ्योरी लेकर आया। रिसर्च इनटू गोल सेटिंग एंड मोटिवेशन गेव द मॉडर्न, उन्होंने इस आर्टिकल में गोल सेटिंग थ्योरी दी थी। टूवर्ड्स अ थ्योरी ऑफ टास्क मोटिवेशन एंड इंसेंटिव, ही शोड द क्लियर गोल, कि गोल क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए ना, अप्रोप्रिएट फीडबैक होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो एम्प्लॉय क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे। He went on to highlights that working towards a goal is also a major source of motivation, which in turn improve the performance. और गोल के लिए काम करना, गोल के लिए भी काम करना एक मोटिवेशन का सोर्स है। जैसे हमको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, अब उसके लिए हम पढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें क्या करेगी, मोटिवेट करेगी। तो गोल के लिए काम करना भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। देखिए गोल हमारा कैसा होना चाहिए, गोल हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए गोल हमारा, एस से स्पेसिफिक होना चाहिए गोल, मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल इन द सेंस कि जब हमारा टाइम पीरियड खत्म हो जाए तो हम मेजर कर सके कि हमने कितना गोल अचीव किया है। मतलब हमारा गोल था कि हम 1 मंथ में खुद को इतना इम्प्रूव कर लें कि हमारा टेस्ट में 100 आउट ऑफ 70 आए, मतलब हम 70% गेन करें। अब अगर हमारा 65 भी आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इससे कंपेयर करेंगे ना, हम मेजर कर सकते हैं ना कि अभी 5% और करना है हमें, ठीक है। तो हमारा गोल ऐसा होना चाहिए कि हम लास्ट में उसे मेजर कर सकें, कंपेयर कर सकें कि कितना हम गोल बनाकर चले थे और कितना हम अचीव किए हैं। अचीवेबल ऐसा हो जिसे हम अचीव कर सकें, अनअचीवेबल गोल्स नहीं होने चाहिए, इम्पॉसिबल गोल्स नहीं होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए। अब बिजनेस है हमारा क्लोथ्स का और हम गोल बना के चल रहे हैं किसी और बिजनेस का, तो क्या ये रेलेवेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, हम गोल बना के चले हैं कि आज 5 यूनिट कंप्लीट करेंगे और वो यूनिट हमारे जेआरएफ के सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं है, तो क्या रेलेवेंट है, नहीं। तो रेलेवेंट होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए कि इतने दिन में हमें अपने गोल को कंप्लीट करना है। अगर कोई टाइम ही नहीं होगा तो वो कैसे हमें मोटिवेट करेगा कि हमें इस टाइम तक करना है। अब हम ये बना के चले हैं अपना गोल कि 10 यूनिट्स हम 10 डेज में रिवाइज कर लेंगे, तो ये 10 डेज क्या है, टाइम पीरियड है। अब हमें
मोटिवेट ये करेगा कि हमें इन 10 दिनों में कंप्लीट करना है। अगर ये हम 10 दिन न रखे होते टाइम तो हम कहते चलो होता रहेगा, धीरे धीरे होता रहेगा, हमें वो मोटिवेट नहीं करेगा, हम और खुद को लो कर देंगे। ठीक है, तो गोल हमारा कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी, इसके कुछ कंपोनेंट है। देखिए, फीडबैक होना चाहिए। अगर फीडबैक नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। जैसे हम टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, हम टेस्ट दे रहे हैं तो हमें फीडबैक दे रहे हैं, या हाँ ऐसे ही समझिए, हम टेस्ट दे रहे हैं तो हमें फीडबैक मिल रहा है कि हमारा परफॉर्मेंस इस यूनिट में लो है, तो हमें मोटिवेशन मिलेगी क्या कि इस यूनिट को अच्छा करना है और इन यूनिट्स में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है तो इसको और अच्छा करना है। ये हमें मोटिवेट करेगा। अगर फीडबैक मिलेगा तो हमें पता चलेगी कि डिस्क्रिपेंसी कहाँ है, हमें कहाँ कमी आ रही है। अगर हम 70% अपना गोल था, 70% हमें अचीव नहीं किए, 65% ही अचीव किए, तो ये 5% हम किस वजह से नहीं किए, ये हमें फीडबैक के थ्रू पता चलेगा और तभी हम क्या होंगे, मोटिवेट होंगे कि हम इस 5% को भी पूरा करें, ये जो कमी रह गई थी उसको खत्म करके। गोल कमिटमेंट, गोल कमिटमेंट मतलब जिनके लिए गोल बना है वो गोल में लगे हों, उस गोल के लिए काम कर रहे हों। अगर हम अपने कंपनी में गोल बनाए कि हमें सेल्स इंक्रीज करना है 5% से, इस मंथ में जो सेल्स था नेक्स्ट मंथ में 5% और होना चाहिए, इससे 5% ज़्यादा होना चाहिए। अब हमारे एम्प्लॉयज़ उसके लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, हमारे जो वर्कर हैं उस गोल पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो क्या हमारा गोल बनाने का कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो गोल कमिटमेंट होना चाहिए, जिनके लिए हम गोल बनाए हैं, जिनको उस गोल में पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट कर रहे हों। टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, टास्क कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मतलब चैलेंजिंग टास्क होने चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि चैलेंजिंग टास्क को एक्सेप्ट करते हैं, उसे एज ए चैलेंज लेके चलते हैं कि नहीं हमें तो अब ये करना है। क्योंकि देखिए, जब तक गोल हमारा चैलेंजिंग नहीं होगा तब उसे हमें अचीव करने के बाद प्राइड नहीं फील होगा। जेआरएफ क्या है, जेआरएफ अचीव करना, जेआरएफ क्वालिफाई करना एक तरह का चैलेंज है। तो ये हमें क्या करेगा, ये अचीव करने के बाद, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद ये हमें एक प्राइड दिलाएगा कि हाँ हमने कर दिखाया। तो ऐसा होना चाहिए हमारा गोल। टास्क कॉम्प्लेक्स टास्क भी होने चाहिए, चैलेंजिंग टास्क भी होने चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेट करेगा एम्प्लॉय को। चैलेंजिंग गोल्स होने चाहिए, क्लियर गोल्स होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। गोल्स ठीक है, गोल क्लियर है, गोल क्लियर होना चाहिए कि हाँ हमें जेआरएफ करना है तो करना है। ऐसा नहीं जेआरएफ भी करना है, यूपीएससी भी करना है और बैंक भी करना है, एसएससी भी करना है, सब करना है, तो कैसे होगा? ऐसा नहीं, एक स्पेसिफिक गोल बनाओ, कोई भी स्पेसिफिक गोल बनाओ, उस स्पेसिफिक गोल के लिए, क्लियर गोल के लिए काम करो, तब जाके एम्प्लॉय मोटिवेटेड होंगे। ऐसे तो वो डीमोटिवेट होंगे क्योंकि वो एक भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये गोल सेटिंग थ्योरी थी। गोल सेटिंग थ्योरी बस ये याद रखिए, गोल सेटिंग थ्योरी मतलब क्या, गोल सेट है अगर तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड होंगे। एक्सेप्शन देखिए हर जगह होता है, सब ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, कहीं पे वो अप्लाई होता है, किसी की सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता, तो आप थ्योरी को समझ के चलिए। ठीक है, गोल सेटिंग गोल की बात करता है, ये सब हम बता दिए। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ थ्योरी दी हैं, उनके साथ उनके थ्योरिस्ट के नेम दिए हैं, देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में और इसको लर्न कर लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो जितनी भी मोटिवेशनल थ्योरी थी मैंने सारी मोटिवेशनल थ्योरी आपको पढ़ा दी है। आप चाहें तो 2x पे करके इसको देखिए ताकि आपका जल्दी से रिविजन हो जाए। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे पीडीएफ्स वहीं देती हूँ मैं। कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी दोनों का पीडीएफ एक साथ है, कंबाइंड आज दे दूंगी, तो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेफ रहिए और घर पे पढ़ते रहिए। कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो दीजिएगा। ओके।